बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 3 है, जो कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ के हवाले से है। तो सबसे पहले ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, इसमें ग्राफ 1 स्टडी करेंगे हम। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस। तो प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉयज़ लॉ में हम जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। हमने जो कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें हमने जो है वो प्रेशर जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया है, और जो वॉल्यूम है वो हमने वाई एक्सिस पे लिया है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लिया है। ठीक है, ये ग्राफ हम देख सकते हैं। यहाँ प्रेशर एक्स एक्सिस पे है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है। जब हम डाटा प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलती है। देखें ये कर्व, दिस इज ए कर्व, वी ऑब्टेन ए कर्व हेयर at 0 degree centigrade. The curve starts from here. The point I am clicking at, the curve start at here at it and it comes down. ये नीचे की तरफ आती है कर्व, और ये इस तरह होता है। ये इस कर्व का क्या मतलब है? If you increase the pressure, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें, the volume will decrease, volume will come down, volume will decrease. अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा ये इस तरह से वॉल्यूम। तो ये इस कर्व का मतलब है। इस कर्व को आइसोथर्म कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्म? आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन टेम्परेचर या हीट। थर्म मीन हीट, बिकॉज दिस कर्व इज ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोथर्म। ये जो कर्व हमें हासिल होती है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हासिल होती है, इसीलिए इस कर्व को आइसोथर्म कहा जाता है। At 25 डिग्री सेंटीग्रेड एन अदर आइसोथर्म इज obtained. अगर आप टेम्परेचर हाई करें और कांस्टेंट कर दें तो हमें एक और कर्व हासिल होगी। इट गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। दिस न्यू कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। जो नई कर्व है ये दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है। देखें ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर्व हासिल हुई है हमें। ये प्रेशर एक्सिस से भी दूर हो गई है और ये वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर हो गई है। ठीक है, इट मूव्स अवे फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस एंड प्रेशर एक्सिस, ये दूर हो जाती है कर्व। इसकी रीज़न क्या है? क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने से कर्व दूर हो गई? उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। द रीज़न इज दैट एट हायर टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगी। अब आप देखें ऊपर की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। Above side, on the above side of y-axis, the volume increases. The curve will move above and away from the both axes. The isotherm also goes away from both axes. Increase the temperature and keep it constant. It means take high temperature, take higher temperature and keep it constant. आप हायर टेम्परेचर लें, यानी कि 0 लिया था 25 लें, हायर टेम्परेचर है, तो न्यू आइसोथर्म विल आल्सो गो अबव अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। जो नई आइसोथर्म होगी वो दोनों एक्सिस से दूर हो जाएगी। वो वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर हो जाएगी, वो प्रेशर एक्सिस से भी दूर हो जाएगी। नाउ द ग्राफ नंबर 2। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब 1/v ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1. Inverse of volume at x-axis and pressure on y-axis at constant temperature T1. A straight line, देखिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन जो होगी इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो वॉल्यूम का इन्वर्स होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम का इनवर्स लेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T1 के। द स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओरिजिन, ये 0 पॉइंट, ये 0 से स्टार्ट हो रही है।
इसका क्या मतलब है, जीरो से क्यों स्टार्ट हो रही है? इट शोज एट जीरो टेम्परेचर द वॉल्यूम इज वेरी हाई। जब प्रेशर एट जीरो प्रेशर द वॉल्यूम इज वेरी हाई, जब प्रेशर जीरो होगा तो वॉल्यूम इंफिनिटी हो जाएगा, लामहदूद वॉल्यूम होगा। और लेकिन चूंकि हम वॉल्यूम का इन्वर्स ले रहे हैं, सो 1/v विल बी इक्वल 1/infinity and it is equal to 0. Volume also becomes 0. At zero pressure, the inverse of volume also becomes 0. So it starts from origin. The line in the graph starts from origin. Now the graph number 3. Plot a graph between pressure on x-axis and the product pressure and volume on y-axis. It will give a straight line parallel to the y-axis. This straight line shows that K is a constant quantity. We know that product of pressure and volume is a constant quantity according to Boyle's law. Here pressure is, look at the graph, pressure on x-axis and product of pressure and volume which is equal to K on y-axis. तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ये स्ट्रेट लाइन देखें, स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पैरेलल है इस एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल उसकी मुतवाजी चल रही है। इसकी क्या, एट हायर प्रेशर द वॉल्यूम इज डिक्रीज अकॉर्डिंगली। एट हायर प्रेशर वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है इसके मुताबिक ही। जितना आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसी के मुताबिक वॉल्यूम कम हो जाता है। जितना आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसके मुताबिक ही वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। Therefore, the product of pressure and volume PV remains constant. यही वजह है कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का वो PV कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आप प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक डिक्रीज हो जाता है। Thus a straight line is obtained parallel to the x axis. तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, क्योंकि प्रेशर जितना भी ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा, आंसर कांस्टेंट आएगा और एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मिलेगी जैसे यहाँ ग्राफ में शो किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। इस तरह की जो स्ट्रेट लाइन है वो गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को समझने में मदद करती है। इस तरह की स्ट्रेट लाइन गैसेस की नॉन आइडियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में मदद करती है। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए होती है। नॉन आइडियल गैसेस स्ट्रेट लाइन नहीं शो करती, उनकी लाइन या तो ऊपर होती है या वो कर्व बनी हुई होती है कोई, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ आइडियल गैस के लिए आपको मिलेगी। नॉन आइडियल जो रियल गैसेस हैं, इस दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं सारी वो नॉन आइडियल गैसेस हैं, रियल गैसेस, उनके लिए स्ट्रेट लाइन आपको कभी भी नहीं मिलेगी इस तरह की पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ द चार्ल्स लॉ, it was given by French chemist J. Charles in 1787. It is quantitative relationship between temperature and volume of gas. ये मिकदारी ताल्लुक है टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस में। अब इसमें हम देखेंगे कि इस लॉ में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। The temperature and volume of gas are variable in this law. टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम विल चेंज इन दिस लॉ। अमाउंट mass or mole and pressure of gas are constant. अमाउंट भी कांस्टेंट होगी एंड प्रेशर ऑफ गैस विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो अमाउंट भी कांस्टेंट है और गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। दिस स्टेटमेंट, इस लॉ की स्टेटमेंट जो बयान है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. यानी कि जब गैस का मास गिवन होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो गैस का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोबारा दोहराता हूं मैं आपको, जब गैस का मास गिवन होगा, गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब, अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा।
If you increase the absolute temperature, the volume of gas will also increase. If you decrease the absolute temperature, the volume of gas will also decrease. So according to this law, volume is directly proportional to absolute temperature at constant pressure and number of moles constant होंगे, ठीक है. What is absolute temperature? Absolute temperature is a temperature which is taken on Kelvin scale. ये वो टेम्परेचर है जो केल्विन स्केल पर लिया जाता है. अगर आप चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल जो है या प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम इन चार्ल्स लॉ, if you do not, for those problem, if you do not take temperature in Kelvin scale, it will not be solved. The answer will be incorrect. अगर आप चार्ल्स लॉ की जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन में टेम्परेचर नहीं लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे या फ़ारेनहाइट में लेंगे, तो चार्ल्स लॉ प्रूव नहीं होगा और आंसर गलत आएंगे. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आप ये साइन हटा दें प्रोपोर्शनैलिटी का, इक्वल का साइन लगाएं, ये वाला इक्वल का साइन. वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, तो वॉल्यूम के टी के बराबर है. वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू के. चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 changes the volume from V1 to V2. जो टेम्परेचर चेंज है हमारे पास T1 से T2, वो वॉल्यूम भी चेंज कर देता है फ्रॉम V1 to V2. ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज है T1 to T2, अगर आप टेम्परेचर T1 था T2 कर दिया तो वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, V1 to V2 हो जाएगा. तो इस तरह का इसका मतलब क्या हुआ, V1 over T1 is equal to K and V2 over T2 is also equal to K. अब राइट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन हैं, तो दोनों की राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, K के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी. सो द इक्वेशन विल बी V1 over T1 is equal to V2 over T2. ये इक्वेशन हम चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल करेंगे. चार्ल्स लॉ के the ratio of volume to temperature, this is the ratio of volume to temperature, volume temperature ratio, remains constant for same amount of gas as constant pressure. जो रेशियो है वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, ये कांस्टेंट रहता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये जो रेशियो है ये वॉल्यूम टेम्परेचर का, अब कांस्टेंट रहे टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रहे तो ये कांस्टेंट रहेगा. अब इस लॉ की हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, या हम कंफर्म करेंगे कि तजर्बे के जरिए कि चार्ल्स लॉ वाकई ठीक है या नहीं है. कंसीडर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर. एक सिलेंडर में गैस ऑफ अमाउंट फिक्स मौजूद है. कंसीडर सिलेंडर हैज मूवेबल पिस्टन, सिलेंडर का पिस्टन हरकत कर सकता है. The volume of gas is V1 and temperature is T1. ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है. गैस इन सिलेंडर इज हीटेड, जो सिलेंडर में गैस, इसको हीट करेंगे, हीट किया इसको, तो इसका जो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, बढ़ गया वॉल्यूम, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया. वॉल्यूम V1 से V2 हो गया और V1 से V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया इंक्रीज होकर. एक्सपेरिमेंट में अगर ये डाटा पुट करें, यहाँ पर जो डाटा हमें हासिल होगा टेम्परेचर वॉल्यूम का, इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट पुट करें और इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, तो ये हमारे पास V1 over T1, V2 over T2, तो ये लॉ जो होता है वेरीफाई हो जाता है. इस तरह से जो है वो चार्ल्स लॉ वेरीफाइड, डाटा नहीं है हमारे पास, अगर डाटा यहाँ पे प्लेस करेंगे तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा. अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कूल्ड फ्रॉम 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट. देखिए प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से -120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है, और जो वॉल्यूम है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम का यूनिट है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस एट लो टेम्परेचर. जब टेम्परेचर आपने -27 किया है तो नया वॉल्यूम क्या होगा वो मालूम करना है. डाटा लिखें यहाँ पर. इनिशियल वॉल्यूम V1
250 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से डिवाइड करेंगे 0.25 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम V2 मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल टेम्परेचर T1 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐड करेंगे 273, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। You have to remember that for problems and numericals of Charles law, the temperature must be changed into Kelvin scale. तो जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा आपने उसे केल्विन स्केल में चेंज करना है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। आप डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर T2 -27 degree centigrade at 273 Kelvin, the answer will be 246 Kelvin. This is T2. According to Charles law, V1 over T1 is equal to V2 over T2. We have to find out V2. हमने V2 मालूम करना है। T2 is dividing here. Move it to the left side, it will be multiplied. तो T2 को लेफ्ट साइड पर हम ले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, T2 तकसीम हो रहा है, उधर जाकर ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 is equal to V1 multiplied by T2 divided by T1. V1 over T1 is multiplied by T2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करें यहाँ पर, V1 की 0.25 है डेसीमीटर क्यूब, T2 की 246 केल्विन है और T1 की 400 केल्विन है। आप इसे सॉल्व करें, 153 डेसीमीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा, 153 सेंटीमीटर क्यूब। What is isotherm? Short question from the topic. What is isotherm and what is the effect of temperature on isotherm in Boyle's law? ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। यहाँ तक ये आइसोथर्म हो गया और ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये ऑलमोस्ट आपको सारा ही लिखना पड़ेगा, ये सारा लिखना पड़ेगा आपको। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन आइसोथर्म, टेम्परेचर का इफेक्ट है ऑन आइसोथर्म। Why a straight line is obtained when a graph is plotted between P pressure and product of pressure volume which is equal to K? जब एक स्ट्रेट लाइन हमें क्यों मिलती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस? जब हम ग्राफ लेते हैं प्रेशर के दरमियान और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान, तो स्ट्रेट लाइन हमें क्यों हासिल होती है? उसकी जो रीज़न है वो यहाँ पर ये दी हुई है ग्राफ 3 में, ये लिखेंगे आप आंसर। तो प्रेशर जो होता है चूँकि आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम भी उसके मुताबिक डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ? तो चार्ल्स लॉ में क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है? तो ये चार्ल्स लॉ में वेरिएबल और कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये दो लाइन। टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल हैं, जबकि प्रेशर और गैस जो है वो, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस वो कांस्टेंट है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन जिसे आप कहते हैं स्टेटमेंट, बयान कहते हैं इसको। लॉ जो होता है, लॉ की स्टेटमेंट होती है, बयान होता है। तो ये लॉ की स्टेटमेंट है, ये आप चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इस तरह से हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।